हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टॉपिक वाइज हम शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको इवोल्यूशन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, और इसमें हम एक टॉपिक भी करेंगे आज जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ आपका, इसके ऊपर हमारा आज का लेक्चर होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, और उसी हिसाब से फिर हम अपना कंटेंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टॉपिक हमारा आज का क्या है, ये थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये आज हम करने जा रहे हैं आपका इवोल्यूशन का पहला पार्ट। उसके बाद आपका थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है, तो इस वाले में हम पढ़ेंगे कि लाइफ के ओरिजिन के ऊपर लोगों ने क्या क्या थियोरीज दी हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब लाइफ जब आ गई है तो उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ उसका। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसमें आपके फिर उसके बाद हम नेचुरल सिलेक्शन, रोल ऑफ म्यूटेशन, ये सब उसका जितना भी ये पार्ट है ये हम सेकंड अगले लेक्चर में आप शुरू करेंगे, थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपका इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड ह्यूमन, तीन का इवोल्यूशन हमें देखना है फॉसिल डेटा के साथ। एंड देन आपका उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ये भी आपका हुआ, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे 2020 का क्वेश्चन देखें अगर आप, तो सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक जो आपका स्पेसिएशन है, तो स्पेसिएशन एक टॉपिक था अभी हमने देखा, तो उसके ऊपर आपका ये है। ठीक है, तो उसके बाद फिर पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी सिलेबस में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके ऊपर क्वेश्चन देखो हार्डी-वेनबर्ग, आपका यहाँ पे देखो आपका हार्डी-वेनबर्ग। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो ये देखिए 2019 में, 2019 में आपका क्या क्या पूछा हुआ। तो 2009 में आपका ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन आया हुआ है। उसका कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप 2018 में अगर चलेंगे तो यहाँ पर आपका फोसिल्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, एडेप्टिव रेडिएशन के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, माइक्रो मैक्रो मेगा इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे, आइसोलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब लगभग हर टॉपिक पे आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 2017 में अगर आप देखें तो आइसोलेशन पे फिर से दोबारा से सवाल पूछ दिया है। ठीक है, तो रिपीट हो गया ये दोबारा से। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे आप 2017 का ही है ये, मोलिकुलर ट्राई पे क्वेश्चन है। उसके बाद आपका इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पे देखो, हॉर्स पे मैन पे दोनों पे पूछ दिया, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे दोबारा से, तो ये भी रिपीट हो गया आपका। ठीक है, तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद 2016 की अगर हम बात करें तो हार्डी-वेनबर्ग देखिए यहाँ पे भी पूछा हुआ है। फिर इम्पैक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन इन ह्यूमन हेल्थ, ये। उसके बाद ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटल रीजन है, जो लास्ट वाला टॉपिक है सिलेबस का, उससे है क्वेश्चन। फिर नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप 15 में देखेंगे, 14 में एक, 16 में एक और क्वेश्चन आपका देख लेंगे, ये आपका म्यूटेशन इन स्पेसिएशन। ठीक है, म्यूटेशन इन स्पेसिएशन, तो ये आपका हो गया। ठीक है, 15 की अगर हम बात करें तो थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ देखिए, बार बार पूछ रहा है थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, और यहाँ पर प्रोटीन इवोल्यूशन में स्पेशल रेफरेंस से पूछ रहा है। आइसोलेशन के ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बाद आपका एलिफेंट के एंसेस्टर्स के बारे में, मतलब वो जो एलिफेंट वाला पार्ट है ना, तीन है, ह्यूमन, हॉर्स और एलिफेंट, उसके ऊपर जो है। ठीक है, तो उसमें एलिफेंट पे भी ये पूछ चुके हैं, तीनों पे पूछते हैं मतलब बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मिमिक्री, मिमिक्री से सवाल आया हुआ है। ठीक है, मिमिक्री क्या होती है हम देखेंगे, मिमिक्री क्या होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पुश, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, चलो खैर। तो इवोल्यूशनरी चेंजेस जो 2014 का, 2014 का है ये। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी चेंजेस पे सवाल आया हुआ है। फिर हॉर्स पे फिर से रिपीट हो गया, हार्डी-वेनबर्ग फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे आपका रिपीट हो गया। पीडोमॉर्फोसिस इस पर रिपीट नहीं हुआ, ये नया है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी, तो ये भी आपका रिपीटेड है, अभी आगे भी मिलेगा। फिर इवोल्यूशनरी पैटर्न आपका फिर से आ गया, इवोल्यूशनरी पैटर्न। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड है। फॉसिल फ्यूल, ह्यूमन देखो, ह्यूमन का फिर से पूछ दिया, ये भी रिपीटेड है। हार्डी-वेनबर्ग देखो, हार्डी-वेनबर्ग बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हर साल ही लगभग हार्डी-वेनबर्ग ये पूछ रहा है, एक आध साल अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, उसके अलावा ये आपका 2013 और 12 का है। 13 का दो क्वेश्चन शायद इसमें नहीं है, कोई नहीं, मैं दोबारा से देख लूँगा। उसके बाद इवोल्यूशनरी पैटर्न देखिए दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, उसके अलावा 2012 में देखो प्राइमेट इवोल्यूशन पे पूछा है और आइसोलेशन पे पूछा है। ठीक है, तो कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में आ गया होगा देख के कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है आज का, थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, इस सब के बारे में हमारा आज का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप कॉपी और पेन, बिना इसके आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली। अगर आप सोच रहे हैं कि लेक्चर देख के आपका काम चल जाएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लेक्चर देखेंगे भूल जाएंगे। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आप उसको साथ साथ नोट करते चलें और फिर उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। तो क्या होगा कि आप फिर उसको जब आपको याद हो जाएगा ना, तब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है आपका कंटेंट तैयार होना चाहिए, आपका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनको एड्रेस कर सकें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आता है तो बस हार्डी वेनबर्ग लिख के आ गए, नहीं, वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हार्डी वेनबर्ग से रिलेटेड वो चीज़ आपको लिख के आनी है, और वो तभी आएगी जब आप बार बार उसको, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपने कॉपी में लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मतलब वैसे तो मैं नोट्स कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दे दूँ यहीं पे, बट अगर फिर भी इसके अलावा भी आपको अलग से नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, फिर उसके ऊपर मैं देखूँगा कि अलग से नोट्स बनाने का भी अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों का कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो जो भी आप कमेंट्स में बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं। सो हम एवोल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में देखो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, तो सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ओके। सो बेसिकली देखो इवोल्यूशन हुआ कैसे है उसके बारे में कुछ, तो एक तो थियरीज ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है, वो हम थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में देखेंगे जो इसके बाद है। उससे पहले है थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो लाइफ के ओरिजिन के बारे में सबसे पहला और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी जो है, मतलब सबसे पहली तो नहीं बट मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी जो है, वो आपकी थियरी नहीं, उसको हाइपोथेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो वो है आपका बिग बैंग हाइपोथेसिस। क्या है? बिग बैंग हाइपोथेसिस, ठीक है। सो बिग बैंग हाइपोथेसिस क्या कहती है? बिग बैंग हाइपोथेसिस बोलती है कि एक यूनिवर्स जो क्रिएट हुआ है, जो ओरिजिनेट हुआ है, वो आपका लगभग 15 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। और लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आपका जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें फिर जैसे क्लाउड वगैरह बनता है ना एक्सप्लोजन होने के बाद, तो वो उन क्लाउड का कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन होने के बाद क्या हुआ कि जो क्लाउड्स थे वो कोलैप्स कर गए आपके सोलर नेबुला में। तो सोलर नेबुला क्या होता है? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, तो उसमें वो हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो सेंट्रल पार्ट था नेबुला का वो कन्वर्ट हो गया आपका सन में। देखो मैं इसको लिख के बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ आपका 15 बिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया। फिर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आपका गैसियस क्लाउड फॉर्म हो गए। उसके बाद आपका क्लाउड जो थे वो कोलैप्स कर गए और कन्वर्ट कर गए सोलर नेबुला में। सोलर नेबुला क्या होता है? आपका एक जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लोजन हुआ तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल थे, तो जो इसका सेंट्रल पार्ट था, ये जो इसके सेंटर में डस्ट जो थे वो एक्यूमुलेट हुए और ये आपका क्या बन गया? ये आपका सन बन गया, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेबुला कन्वर्टेड इनटू सन, और जो एटम्स और डस्ट पार्टिकल थे सन के अराउंड, ठीक है, तो जो भी जितना भी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल थे, जितने भी ये थे, ये सब क्या हो गए? धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू कर गए, और कंडेंस होकर इन लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिया? प्लैनेट्स बन गए। ये जो पार्टिकल्स है वो प्लैनेट बन गए। और इस प्लैनेट के अंदर हमारा जो, जैसे मान लो अर्थ है, तो अर्थ की अगर हम बात करें तो जो सॉलिड पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया? लिथोस्फेयर, और जो गैसियस पार्ट है उसको क्या बोल दिया हमने? एटमॉस्फेयर बोल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे और कुछ टाइम बीता, तो टाइम बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर जब कम कम होने लगा, पहले जब एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो वो कम हो के आपका 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। और जब टेम्परेचर कम होने लगा तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? वाटर का कंडेंसेशन होने लगा और फाइनली जाके आपका पानी बन गया, ठीक है। उसमें फिर आगे की थियरीज बताएंगे, जैसे अभी हम थियरीज देखते हैं तो वो थियरी बताएंगे कि पानी बनने के बाद क्या हुआ। तो बेसिकली बिग बैंग हाइपोथेसिस ऐसा कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो दिस इज़ अ हाइपोथेसिस, मतलब ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ है, तो हम इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा टॉपिक है थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसमें हमारी जो थियरीज़ हैं, तो मैं थियरीज़ को बेसिकली अब हम थियरीज़ करने जा रहे हैं। तो थियरीज़ हमारी दो तरह की हैं, एक आपका ऐसे हम डिवाइड कर लेंगे, एक होंगी आपकी एंशिएंट थियरीज़
और एक होंगी आपकी मॉडर्न थियोरीज। ठीक है, एंशियंट थियोरीज में वही पुरानी थियोरीज हैं कि मतलब थोड़ी ऊल जलूल है, मतलब कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो उसको हम इसलिए हम बोल रहा हूँ मैं ऊल जलूल, तो साइंटिफिक बेसिस नहीं बट है तो थियोरीज का पार्ट, तो उसको हम पढ़ेंगे एंशियंट थियोरीज में। अभी मैं यहाँ पे नाम लिख के बता देता हूँ कौन कौन सी एंशियंट थियोरीज हैं और फिर मॉडर्न थियोरीज में कौन कौन सी आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एंशियंट थ्योरीज की अगर हम बात करें तो ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट जो इंपॉर्टेंट कुछ हैं मतलब जो आप एग्जाम में लिख सकते हो क्योंकि यूपीएससी इस पर सवाल पूछ चुके ऑलरेडी। तो जैसे एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसने दी थी आपकी? ये दी थी फादर सुआरेज ने। ठीक है, तो फादर सुआरेज मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो फादर सुआरेज ने दी थी। ठीक है, तो ये थियरी बोलती है कि जितना भी इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सिर्फ आपका 6 दिन में बना दी हैं गॉड ने। ठीक है, मतलब लेके अर्थ से सन तक, स्काई तक, सब चीज़ें जो भी हैं वो सब 6 दिन में बना दी गई हैं। और बोलता है कि लाइफ जो है वो हमेशा से ही ऐसे ही रही है, इसमें मतलब कुछ ऐसे कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो लाइफ हैज़ नॉट चेंज एवर सिंस इट्स ओरिजिन। जब से ऊपर वाले ने, खुदा ने, गॉड ने जब से लाइफ बनाई है वो ऐसे ही चली आ रही है, उसमें और कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये आपका थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलती है। उसके बाद आपका सेकंड आपकी, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसको हम एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं, तो उसने क्या बोला? नॉन लिविंग थिंग्स से आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो इसके सपोर्टर्स थे आपके एरिस्टोटल एंड प्लेटो। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था आपका? वॉन हेलमंट ने। किसने? वॉन हेलमंट। ठीक है, वॉन हेलमंट ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उसने क्या करा? 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए आपका एक स्वेट सोक क्लोथ, मतलब पसीने में डूबा हुआ एक कपड़ा, उसने क्या करा? वाइट जो वीट होता है उसके बांड में जाके रख दिया, वीट बांड में जाके रख दिया। और फिर उसने बोला 21 डेज बाद उसने ऑब्जर्व किया कि वहाँ से एक माइस निकला। ठीक है, चूहा निकला। तो इसने बोला कि हाँ ठीक है, ये थ्योरी जो है वो सही है, एबायोजेनेसिस सही है कि मैंने एक स्वेट सोक क्लोथ रखा और उससे आपका माइस बन गया। ठीक है, बट उस बेवकूफ़ को शायद ये नहीं पता होगा कि वीट वीट में जो है आपके चूहे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो खैर इस टाइप की जो थी आपका ये, इसने बोला कि स्पॉन्टेनियस, नाम में देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, मतलब अपने आप बन गया अचानक से। ठीक है, तो यह तो नेक्स्ट है आपकी कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी आपकी दी थी रिचर्ड ने। किसने दी थी? रिचर्ड ने। रिचर्ड ने क्या बोला? रिचर्ड ने बोला कि जो लाइफ है वो ना स्पोर्ट्स की फॉर्म में आई है एक यूनिवर्स में। क्या हुआ कि यूनिवर्स में कुछ स्पोर्ट्स थे जो लाइफ कैरी कर रहे थे, वो तैरते तैरते मतलब घूमते फिरते हमारे प्लेनेट में एंटर कर गए। ठीक है, तो वो आपकी कॉस्मोसॉइक थियरी है, ये भी आपकी रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद आपका कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थियरी। कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थियरी आपकी किसने दी थी? ये दी थी आपकी आर्हीनियस ने। किसने? आर्हीनियस। आर्हीनियस ने भी क्या बोला? इसने बोला कि जो लाइफ थी वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में थी और वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में ट्रैवल करने लग गई। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थियरी, ये भी आपकी रिजेक्ट कर दी गई। ये क्यों रिजेक्ट कर दी गई आप खुद बताओ दोनों, क्योंकि स्पेस में तो अभी तक लाइफ का कोई वो भी नहीं मिला ना हमें, कि मतलब लाइफ है या नहीं है ये भी नहीं पता अभी तो। ठीक है, उसके बाद आपका थियोरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ। थियोरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ ये आपकी दी थी हेलमोट्स ने। किसने? हेलमोट्स। ठीक है, हेलमोट्स, यहाँ पे शायद एच आएगा। हेलमोट्स। हेलमोट्स ने बोला कि लाइफ इज, देखो नाम में थियोरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, तो एटर्निटी का मतलब क्या होता है? एटर्निटी मतलब जो इमोर्टल होता है। तो इसने बोला लाइफ इज इमोर्टल, तो मतलब जो लाइफ है वो इमोर्टल है, तो ये आपका इटर्निटी ऑफ लाइफ बोलती है, बट ऐसा तो है नहीं, तो ये भी आपकी रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी आपकी, ये दी थी आपकी हार्वे एंड हक्सले ने। किसने? हार्वे एंड हक्सले। सो हार्वे एंड हक्सले ने आपकी ये थियरी दी थी। अब ये थियरी क्या कहती है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है कि लाइफ जो आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। किससे आई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आपका लाइफ ओरिजिनेट हुई है, मतलब न्यू ऑर्गेनिजम्स आपके बने।
ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलती है। तो ये आपकी किसने दी? हार्वे एंड हक्सले ने दी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब ये थ्योरी जो होती है, ये इस थ्योरी ने क्या करा? रिजेक्ट कर दिया किसको? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। स्पॉन्टेनियस रिजेक्ट्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। कौन सी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी? वही जो अभी हम पीछे पढ़ के आए ना, कौन से? वो एरिस्टोटल और प्लेटो ने जिसको सपोर्ट किया था, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। उसने बोला था जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से आती है, तो वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो जाता है, उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये थ्योरी उसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि ये थ्योरी क्या बोल रही है कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। ठीक है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे मैं 2-3 नाम लिख देता हूँ आपके एक्सपेरिमेंट के, जो जिन एक्सपेरिमेंट्स ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। सो एक्सपेरिमेंट्स दैट सपोर्ट दिस थ्योरी। तो सबसे पहले इसमें है आपका, बस सिर्फ नाम आपको याद रखना है, फ्रांसिस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट, ये आपका 1668 में किया गया था। दूसरा आपका लजारो स्प्लेंजानी, ठीक है, ये आपका 1767 में किया गया था। और तीसरा आपका लुइस पास्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक लाइन में आपको बता देता हूँ। 1862 में लुइस पास्चर ने किया था। लुइस पास्चर ने क्या करा? इसने अपनी जर्म थ्योरी दी। क्या दी? जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी किस बेस पे दी? इसने एक्सपेरिमेंट करा आपका स्वान, जो स्वान होता है आपका, स्वान नेक्ड फ्लास्क में। ठीक है। तो इसने क्या करा? उसके अंदर क्या करा? एक ऐसे स्वान नेक्ड फ्लास्क था आपका। ठीक है। उसके अंदर क्या करा इसने उसके अंदर एक मीट का पीस रख दिया, और फिर देखा इसने कि कुछ टाइम बाद जो है इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो लगने शुरू हो गए। तो इसने बोला कि हाँ, लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। ठीक है। तो ये आपकी जर्म थ्योरी इसने इस बेस पर दी थी। ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारी जो मैं आपको बता रहा था कि ये एंशिएंट थ्योरीज हो गई। ठीक है। अब एंशिएंट थ्योरीज के बाद मैं मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर जाता हूँ। तो मॉडर्न थ्योरीज में मैं आपको बताता हूँ, देखो, तो मॉडर्न थ्योरीज में अगर हम देखें तो मॉडर्न थ्योरीज में आपका एक केमिकल इवोल्यूशन है और एक आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। तो केमिकल इवोल्यूशन के ऊपर आपका ओपेरन एंड हार्लेन इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दी थी अपनी, हमारी अभी हम उस हाइपोथेसिस को देखेंगे कि इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई थी बेसिकली कि लाइफ जो जब ओरिजिनेट हुई होगी ना, तो ऐसा जो क्लाइमेटिक कंडीशन रही होंगी ना, वो ऐसी ऐसी रही होंगी। ठीक है। तो वो ओपेरन एंड हार्लेन ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस में दिया था, और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश की थी मिलर ने। तो हम मिलर्स एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि इसने किस तरह से इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश की। तो ये आपका केमिकल इवोल्यूशन में आ गया। ठीक है। तो ये प्रोटीन बनती है, प्रोटीन मतलब प्रोटीनेशियस जो एक्सपेरिमेंट था वो था। उसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो हमने यहाँ पर छोड़ा था ना कि वाटर फॉर्म हो गया, अब इसके बाद लाइफ कैसे हुई, तो वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बताता है कि वाटर के अंदर कैसे लाइफ बनी, कैसे मॉलिक्यूल्स बने, पहले नॉन लिविंग मॉलिक्यूल बने, फिर वो लिविंग मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट हो गए। तो वो सारा आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी हम आपका शुरू करने जा रहे हैं केमिकल इवोल्यूशन या मॉडर्न थ्योरीज, जिसको मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो उसमें हम पहला केमिकल इवोल्यूशन देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम ओपेरिन और फिर हार्लेन की हाइपोथेसिस देते हैं, देन हम मिलर के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये आपका मॉडर्न मैंने लिख दिया, केमिकल इवोल्यूशन, ओपेरिन हार्लेन थ्योरी। तो ओपेरिन हार्लेन थ्योरी में इन्होंने जो थ्योरी दी थी, उसका जो मॉडल था इनका, उसके मॉडल का नाम था आपका बायोकेमिकल ए बायोजेनेसिस मॉडल। क्या नाम था? बायोकेमिकल ए बायोजेनेसिस मॉडल। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपेरिन ने क्या कहा था। तो हम सबसे पहले ओपेरिन का देखते हैं। देखो, ओपेरिन ने बोला कि जो लाइफ है, ठीक है, जो लाइफ है, जो सिंगल फर्स्ट सेल है, बेसिकली जो वन सेल लाइफ है, वो आपकी हो सकता है कि ओरिजिनेट हुई हो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो उसने बोला कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनसे आपकी क्या हुई है, इनसे आपकी वन सेल्ड लाइफ जो है वो आपकी इससे आई है। ठीक है। अब इसने बोला कि ऐसे हुआ होगा कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे उनसे आपका वन सेल्ड लाइफ बनी, और फिर ये वन सेल्ड लाइफ फर्दर जो है इसमें डेवलपमेंट होने लगा, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाद में जाके बन गए। ठीक है। तो इसने जो अपना एटमॉस्फेरिक कंडीशन दी थी, उसने बोला कि जब ये सब हो रहा होगा तो उस टाइम पर शुरू में जो एटमॉस्फेयर होगा वो रिड्यूसिंग रहा होगा। एटमॉस्फेयर क्या रहा होगा? रिड्यूसिंग रहा होगा। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट थी। ठीक है। तो देयर वाज नो ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने उसको बोला कि वो रिड्यूसिंग था। और फिर उसने बोला कि कुछ कंपाउंड्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है।
तो कुछ कंपाउंड्स जो थे वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते होंगे, और इन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, उसने बोला कि एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हुआ होगा, कि एक्सट्रीम कंडीशन में ये पॉसिबल है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कंबाइन करके और कुछ आपके बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दें। ये क्या बना दें? बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑपेरिन ने क्या बोला कि जो लाइफ है, जो सिंगल सेल लाइफ है, वन सेल लाइफ है, वो आपका सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। और एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा? रिड्यूसिंग रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं था उसमें। तो क्या क्या कंपाउंड थे उस टाइम पे अवेलेबल? उसने बोला कि हाइड्रोजन होगा, अमोनिया होगा, है ना, और ये सब। फिर उसने बोला कि ये सब मिलके ऐसा कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके क्या हुआ होगा, ये सब मिलके इन्होंने कुछ बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना दिए होंगे। और फिर ये बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ होगा, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी इन्होंने जनरेट कर ली। क्या कर लिया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज इन्होंने डेवलप कर ली। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी डेवलप करने के बाद ये आपकी अर्लीस्ट सेल बना दी इन लोगों ने, अर्लीस्ट सेल, ठीक है। तो ये आपका ऑपेरिन ने बोला। अब हार्लेन ने क्या बोला वो हम देखते हैं। तो हार्लेन ने क्या बोला? हार्लेन ने बोला कि जो ऑपेरिन बोल रहा है, मतलब जो अर्ली एटमॉस्फेयर ऐसा रहा होगा और ये सब कंडीशंस रही होंगी, तो इसने बोला कि उस टाइम पर जो बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने के लिए जो एक प्रीकर्सर बोल सकते हो वो चाहिए होगा। तो उसके लिए इसने बोला कि एकदम से क्या हुआ होगा कि बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उनको मिली होगी, मतलब देयर वर सम काइंड ऑफ एनर्जी इनपुट्स, ठीक है। तो इसने सिर्फ एनर्जी इनपुट्स के बारे में बोला कि ये एनर्जी इनपुट्स जो ऑपेरेंस अर्ली एटमॉस्फेयर इसको मिली एडिशनल एनर्जी, और इस एडिशनल एनर्जी जब ये एनर्जी इनपुट्स मतलब कुछ एनर्जी, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इस अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर आई, तो इस एटमॉस्फेयर में क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल जो हम पीछे पढ़ गए हैं वो कंबाइन करके आपके क्या बनाने लग गए, उन्होंने आपकी बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर ली, बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। वही जो हम पीछे पढ़ गए हैं ना कि बायो मॉलिक्यूल जो थे वो आपका फर्दर बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, तो वो उसको हमने बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्सिटी बोल दिया हार्लेन के रेस्पेक्टिव में, ठीक है। तो हार्लेन ने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली है आपके जो ऑपेरिन का अर्ली एटमॉस्फेयर था, और फिर उसने क्या करा, बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर ली। तो ये आपका हार्लेन ने बोला, ठीक है। उसके बाद अब जो हार्लेन और ऑपेरिन और हार्लेन ने जो हाइपोथेसिस की थी, अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश करी किसने? मिलर ने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टैनली मिलर जो था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के लिए उसने कुछ अपना एक डायग्राम में आपको दिखा दूंगा किस टाइप की डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर हम मिलर्स एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट है। तो ये देखो, ये आपका फ्लास्क है। तो इसने एक्सपेरिमेंट को, जैसे ऑपेरिन ने जो कंडीशंस बताई थी ना अर्ली एटमॉस्फेयर की, जो उसने बोला रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रहा होगा, तो उसने वो कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करी। तो जो गैसेज उसने बताई थी उसमें से इसने 4 गैसेज ले ली, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स इसने कौन कौन से लिया? अमोनिया ले लिया, ये आपका मीथेन ले लिया, अमोनिया ले लिया, वाटर ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। इन चारों को इसने एक ये फ्लास्क में रख दिया। और जो हार्लेन ने बोला था कि वहाँ पर बहुत हाईली एनर्जी दी गई होगी, तो उस एनर्जी के लिए इसने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस्तेमाल किया, तो इसने इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज़ किया, तो फिर इससे स्पार्कलिंग करके यहाँ पर इसने एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करी, और यहाँ पर टेम्परेचर जनरेट करा दिया लगभग 700 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। 800 700 800 बोल सकते हो आप, जो भी आपको सही लगे। तो 700 to 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपने इसमें इसने करा दिया, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, देखो ये डायग्राम देखो, ये आपका ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या करा इसने, ये 4 मॉलिक्यूल तो इसने यहाँ पे ले लिया, और फिर यहाँ पर इसने क्या करा, वाटर वेपर्स दी। यहाँ पर बॉइलिंग वाटर है ना, यहाँ पर इसने बर्नर लगा के यहाँ से जो वाटर वेपर्स हैं वो आपकी यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई, और जो एक्स्ट्रा वाटर था आउट हो गया। और उसके बाद क्या क्या हुआ, इसने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट हो गया, तो लगभग जब 800 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट हो गया, तो एक्सपेरिमेंट होने के 18 डेज बाद, कितने दिन बाद? 18 दिन बाद, 18 डेज लेटर, ठीक है। तो 18 दिन बाद इसने
देखा कि यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या कहा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। तो इसने क्या करा, यहाँ पर फिर एक इसने वो फ्लास्क लगाया और जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बना था उसको उस फ्लास्क में इकट्ठा किया और फिर उसकी एनालिसिस करी। तो इसने एनालिसिस में क्या देखा तो मैं बताता हूँ, देखो सबसे, चलो ठीक है। तो इसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि लगभग जो हमारे 20 अमाइनो एसिड है ना अभी, तो उस 20 अमाइनो एसिड में से लगभग 17 अमाइनो एसिड आप इसको जो इसने जो ये लिक्विड लिया था यहाँ से, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसने लिए थे, इसने देखा कि यहाँ पर लगभग 17 अमाइनो एसिड इसको इसमें मिल गए, ठीक है। और जितना भी न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको प्यूरिन और पायरिमिडीन चाहिए, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन जो था वो इसको इसमें मिल गया, ठीक है। तो फिर इसने इस बेस पे इसको क्या बोला, इसने बोला कि भाई मुझे जो था, जो कंडीशंस उसने बताई थी, ऑपरिन ने बताई थी, और मुझे लगता है कि उसने कंडीशन जो बताई थी वो सही बताई होंगी, क्योंकि मुझे लगभग 20 में से 17 अमाइनो एसिड मिल गए और जो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए प्यूरिन और पायरिमिडीन चाहिए तो वो मिल गया, ठीक है। तो ये मिलर्स का एक्सपेरिमेंट था जो केमिकल इवोल्यूशन को प्रूफ करता। तो यहाँ पर हमें बेसिकली प्रोटीनेशियस कंपाउंड मिला, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जो इसको प्रूफ करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है मॉडर्न में नेक्स्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमने क्या बोला, हमने बोला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बने थे, ठीक है, तो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सेल कैसे बनी, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे इनसे आपकी सेल से पहले एक प्रीकर्सर ऑफ सेल बोलते हैं हम, प्रोटोसेल, ठीक है। तो ये कैसे बनी, तो ये बताता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले क्या बने होंगे, सबसे पहले आपका प्री बायोन्स बने होंगे। प्री बायोन्स क्या होते हैं, ये आपके नॉन लिविंग सुप्रा बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर थे, सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो प्री बायोन्स क्या थे, आपके नॉन लिविंग सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स थे जो आपके इवोल्व हो गए लिविंग सेल्स के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टली इवोल्व नहीं हुए, बट इन्हीं से इवोल्यूशन हुआ आपका। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मान लो ये आपका ओशियन था, ठीक है, पानी जो था ओशियन में, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले जो बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे, तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे वो कंबाइन होकर क्या बनाया उन्होंने, आपका प्री बायोन्स बनाया। ये अभी भी नॉन लिविंग ही है, लेकिन इनको हमने क्या बोल दिया, प्री बायोन्स बोल दिया, ठीक है। प्री बायोन्स के बाद जब प्री बायोन्स फर्दर इवोल्व हुए और ये बने आपके कोएजरवेट्स, क्या बने, कोएजरवेट्स, ठीक है। सो कोएजरवेट्स क्या थे, ये आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मान लो ये जो प्री बायोन्स थे, इन प्री बायोन्स ने और थोड़ा सा कंबाइन कर लिया, मान लो और थोड़े से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेके ये थोड़ा और बड़ा बन गया। अब इसमें फ़र्क क्या था, इसके अराउंड जो थी ना, यहाँ पर एक वाटर जो थी क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की एक फिल्म बन गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, वाटर मॉलिक्यूल जो थे इसके अराउंड आके चिपक गए, इसको हमने बोल दिया वाटर मॉलिक्यूल फिल्म, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गए, कोएजरवेट्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अराउंड क्या बन गई, वाटर फिल्म बन गई एक तरह की, ठीक है। तो ये आपके कोएजरवेट्स थे। अब कोएजरवेट्स में फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ और आपका वो बना प्रोटोबायोन्ट, क्या बना, प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट्स क्या थे, प्रोटोबायोन्ट्स, अब इनका फर्दर डेवलपमेंट हुआ और ये जो वाटर मॉलिक्यूल की जो फिल्म थी, अब इस फिल्म की जगह यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अभी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गई आपकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आ गया इसके सराउंड में, ठीक है। तो ये जो था आपका यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपका आ गया। तो इसको हमने क्या बोला, प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। अब प्रोटोबायोन्ट्स जो थे, तो ये फर्दर आपके क्या हुआ कि प्रोटोबायोन्ट जो थे ना, ये जो ऑर्गेनिक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन लोगों के पास आ गया। तो अब ऐसा बोलते हैं कि इन जो मॉलिक्यूल्स थे, ये जो प्रोटोबायोन्ट थे, इनके पास आपका एनर्जी कैप्चर करने के लिए मैकेनिज्म था और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन करने का प्रोसेस था इनके पास, और इनके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटीज़ भी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3-4 जो टर्म मैंने बोले हैं इनके बारे में, क्या क्या था इन लोगों के पास, ये एनर्जी कैप्चर कर सकते थे, एनर्जी कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे इस एनर्जी का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इसके अंदर जो मशीनरी थी ना प्रोटोबायोन मॉलिक्यूल के अंदर, वो ये सब कर सकती थी, एनर्जी कैप्चर कर सकती थी, ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, एनर्जी को यूटिलाइज कर सकती थी, ठीक है। तो इन सब की वजह से
इनके पास जो पावर आ गई वो आ गई सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर। मतलब ये मॉलिक्यूल्स आपको अपने आप ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते थे, ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटीज़ जो थी वो इनके अंदर डेवलप हो गई, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटीज़ जो थी वो इनके अंदर डेवलप हो गई। अब जब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी जब इनके अंदर डेवलप हो गई तो ये फर्दर प्रोसेस होकर हमने इनका नाम चेंज करके हमने क्या बोल दिया, इनको बोल दिया प्रोटोसेल्स का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकती है, तो जब सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी इनके अंदर डेवलप हो गई तो हमने उनको क्या बोल दिया, प्रोटोसेल्स बोल दिया, ठीक है। तो दिस वॉज द अर्लीस्ट सेल, ठीक है, अर्लीस्ट सेल। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रोटोसेल बनेंगे, और प्रोटोसेल एक बार सेल बन गई तो फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रोटोसेल का फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो ये प्रोकैरियोट्स बन गए। क्या बन गए, प्रोकैरियोट्स बन गए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स बन गए। प्रोकैरियोट्स आपको पता ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो आपका जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इन लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोट जो थे, इनमें क्या हुआ, इन लोगों ने फिर ऑटोट्रोपिज्म करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, ऑटोट्रोपिज्म। ऑटोट्रोपिज्म क्या होता है, ऑटो मतलब होता है अपने आप, और अपने आप खाना बनाने लग गई है, ठीक है। तो अपने आप खाना बनाने लग गए, तो जो अपने आप खाना बनाने की एबिलिटी इन्होंने डेवलप करी, तो फिर इनसे फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ से आपका आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बन गई, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल बन गई आपकी। अब यूकैरियोटिक सेल जो थी वो आपकी वही न्यूक्लियर बाउंड हो गया, तो अब यूकैरियोटिक सेल जो थी अब ये फर्दर इसमें डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पर आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिर स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन आपको पता ही है, स्पीशीज स्पेसिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, हम पढ़ेंगे ये। तो स्पेसिएशन हो गया और इसको हमने बोल दिया कि फिर फर्दर ये डिफरेंट स्पीशीज़ बन गई और हमारा इस तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। तो एक बार मैं आपको समअप कर देता हूँ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का। तो हमारा मेन मोटिव देखना यहाँ पे था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, उससे प्रोटोसेल बनी। प्रोटोसेल कैसे बनी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीबायोन्ट्स थे। प्रीबायोन्ट क्या थे, आपके नॉन लिविंग सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो ये कंडेंस हो गए, कंडेंस होकर इन्होंने कोइजरवेट्स बना दिए। कोइजरवेट्स क्या थे, आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जिनके अराउंड एक वाटर फिल्म बन गई थी, ठीक है। फिर इनका फर्दर डेवलपमेंट होता है तो ये प्रोटोबायोन्ट्स बन जाते हैं। तो प्रोटोबायोन्ट्स क्या हो गई, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही थे, लेकिन उनके अराउंड क्या हो गई, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन गया। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि एनर्जी कैप्चर कर सकते थे, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, ठीक है। और फिर फर्दर इन जब ये प्रॉपर्टीज़ किसी मॉलिक्यूल के पास आ जाती है तो फिर वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी डेवलप कर लेता है। फिर हमने उसको क्या बोल दिया, प्रोटोसेल बोल दिया। तो जो प्रोटोसेल थी वही आपकी अर्लीस्ट सेल थी। और फिर इस प्रोटोसेल का फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो ये आपकी प्रोकैरियोट्स बनी। प्रोकैरियोट्स ने ऑटोट्रोपिज्म करा। ऑटोट्रोपिज्म करने के बाद ये यूकैरियोट्स बन गए। और यूकैरियोट होने के बाद फिर यूकैरियोट का फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद ये मल्टी सेलुलर बन गए। और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिएशन हुआ तो डिफरेंट स्पीशीज आपकी बनकर तैयार हो गई। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये पूरा हमने मैकेनिज्म जो पढ़ा है, ये हमने आपका थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा कि हमें मतलब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है। तो पहले हमने देख लिया कि एंशंट मॉडर्न थियरीज और उन थियरीज में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, फिर लोगों ने क्या क्या बोला। तो ये हमने पूरा एक टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।